नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट कर चुका हूं, जिसमें अभी तक मैंने सिर्फ एक क्लास लिया हुआ है और वो क्लास 12th वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। और आपको याद होगा, मैंने केवल एक क्लास में आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराया था कि आखिरकार जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ये होता क्या है। मैंने आपसे कहा भी था कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कुछ टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा। मैं डायरेक्ट आपको बता दूं तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको सेल के बारे में बताऊंगा। तो आज आप सभी लोग सेल के बारे में सीखेंगे। हाँ, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक जरूर सूचना ये है कि आप सभी लोग, जितने भी लोग ऐसे हैं जो नए आ रहे हैं हमारे चैनल पे, बस मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने जो भी यार दोस्त हैं उनमें शेयर कर लें और उनसे ये भी कहें कि आप इस चैनल पर विजिट करिए, इस चैनल को देखिए। और यहाँ पे आप सभी लोगों को कंटिन्यू क्या होगा, जो आप ऐसा बोल सकते हैं, जो कंटिन्यू आपको टॉपिक वाइज सारे के सारे सब्जेक्ट, चाहे केमिस्ट्री होगा, फिजिक्स होगा, इंग्लिश होगा, आपको डे बाई डे मिलता रहेगा। तो आज आप सभी लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो पढ़ने वाले हैं, आप सभी लोग अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और उसमें लिखना चालू कर दीजिए। हमारे पास जो ये चैप्टर है, मैंने पहले से ही आपको बताया है कि ये चैप्टर बड़ा ही इम्पॉर्टेंट भी है, इंटरेस्टिंग भी है। और ये चैप्टर हमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता क्यों है, उसकी वजह क्या है? क्योंकि इस पूरे चैप्टर में अगर आपको मैं बताऊं तो अक्सर आप देखेंगे सेल के बारे में पढ़ते हैं या बैटरी वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको याद होगा, मैंने कल बैटरी को डिफाइन किया था। मैंने आपसे कहा था सेल का जो ग्रुप होता है उसे बैटरी कहा जाता है। तो आप अपने माइंड में एक बात ध्यान दीजिएगा, बैटरी और सेल कहीं ना कहीं अलग अलग चीजें हैं। बैटरी जो आपका है दैट इज अ ग्रुप ऑफ सेल, आप ये समझिएगा, ठीक है। और जो आज आप सभी लोग पढ़ने वाले हैं वो स्पेशली हम सभी लोग क्या चीज पढ़ने वाले हैं, सेल के बारे में। मैंने इसमें थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कराया था, अगर आपको याद हो तो मैंने सेल के बारे में थोड़ा सा आपको बताया था कि हमारे पास दो तरह के सेल होते हैं। एक को हम सभी लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये आप पिछली क्लास में पढ़ चुके होंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और अगर आप इसकी डेफिनेशन देखे होंगे तो इसमें यह कहा गया होगा कि जो केमिकल एनर्जी होगी वो आप किस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब कुल मिला के ये है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा जुगाड़ है जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी फाइंड कर सकते हैं। बात समझ में, ये आप बोल सकते हैं। और दूसरा आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान देंगे तो आगे चल के मैं जब इसको पढ़ा दूंगा, इसको बता दूंगा, तो सेकंड आपको जो मैं बताऊंगा वो अभी से आप हेडिंग डालेंगे, क्या रहेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और आप सभी लोग इसको आगे चल के इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलेंगे। तो आप सभी लोग इसमें क्या पाते हैं कि इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में। तो आप बोलेंगे देयर आर टू टाइप ऑफ सेल, फर्स्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड सेकंड इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मीन्स होता है सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बट व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको देना होगा तब जाके केमिकल रिएक्शन होगा। आज का जो टॉपिक है आप सभी लोग बढ़िया से लिख लीजिए कि आज हम पूरी क्लास में केवल एक टाइप के सेल के बारे में पढ़ेंगे, वो होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या पूरा नाम इसका होगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आज आपको हम इसी को बताएंगे और आप सभी लोग अच्छी तरीके से इस बात को समझिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है। तो आपको डेफिनेशन पहले से पता चल गई कि ये ऐसा सेल है जिसमें केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही होगी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी। मतलब आप ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसा डिवाइस बनने चल रहा है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं दैट इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप ये भी बोलेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
बात समझ में। और आप इसमें ये कहेंगे कि यहाँ पे जो केमिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मैं आपसे कुछ चीजें एक डायरेक्ट वे में बता देता हूं कि ये जो केमिकल एनर्जी होती है वो कहीं ना कहीं कब बनती है, जब क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। तो मैं ऐसे लिखते चला जा रहा हूं कि जब केमिकल रिएक्शंस होगा तो उससे क्या बनेगी, केमिकल एनर्जी बनेगी। अब हमारे पास ये चैलेंज है कि हम इस केमिकल एनर्जी को क्या करें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें। और इसी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो आपका डिवाइस है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहा जाता है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अब आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है। ठीक है, अच्छा यहां पे मैं थोड़ा सा और चर्चा कर लूं कि ये जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन होगा ये एक टाइप का रेडॉक्स रिएक्शन होगा। मैं पहले से सारी बात बता दे रहा हूं और आपको मैं इस चीज को प्रूव भी करूंगा कि ये एक टाइप का क्या रहेगा, रेडॉक्स रिएक्शन होगा। तो मैं आपसे पहले से बता दे रहा हूं कि आप सभी लोगों में से जो लोग क्लास 11th में रेडॉक्स रिएक्शन नहीं पढ़े हैं या थोड़ा बहुत उनके बारे में जानकारी रखते हैं तो पहले वहां पे जाएं, रेडॉक्स रिएक्शन को अच्छे से समझे। ये बात अलग की होती है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों जिस रिएक्शन में होता है आप उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, आप इनको देखिए और अच्छी तरीके से समझिएगा। और सबसे ज्यादा आपके लिए आश्चर्य वाली बात तब होगी जब वो ये बोलेगा स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ एक वर्ड ऐसा आएगा कि ये जो केमिकल रिएक्शन होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा। तो यहाँ पर स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, मतलब कुल मिला के ये है कि अपने आप होने वाला रिएक्शन होगा। मतलब हमको कुछ बाहर से करने की जरूरत नहीं होगी, अपने आप होने वाला रिएक्शन है। तो आपको मैं जनरल जो आइडिया दे रहा हूं, छोटा सा जो आइडिया दे रहा हूं, आप अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जानना चाहते हैं तो आप बोलेंगे कि एक ऐसा सेल है जिसका काम है केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या ये एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पाने का सोर्स है, इलेक्ट्रिसिटी को पाने का एक सोर्स है। हाँ, आपको मैंने एक छोटा सा रिएक्शन बताया कि भाई केमिकल जब रिएक्शन होगा तो केमिकल एनर्जी बनेगी और हमें जरूरत है इस केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करने को, इलेक्ट्रिकल में। तो केमिकल से इलेक्ट्रिकल तक जाने का जो भी प्रोसेस होगा, जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा वो होगा इलेक्ट्रोकेमिकल से। मैंने यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा आपको बताया कि जनरली रेडॉक्स रिएक्शन होता है और वो भी स्पॉन्टेनियस होता है। बात समझ में? तो फाइनली आप बोल सकते हैं आफ्टर स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन chemical energy produced and with the help of electrochemical cell we can convert this chemical energy into electrical energy। ये एक सिंपल सा फंडा होता है। ठीक है, अच्छा एक बहुत ही अच्छी बात है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जैसे हर एक इंसान की ये फितरत होती है, कोशिश होती है कि ये होता कैसे है। जैसे पुराने समय में जो साइंटिस्ट रहा होगा, मैं उस साइंटिस्ट के बारे में बता रहा हूं। उस साइंटिस्ट ने क्या किया था उसकी पूरी एक पहले हम कहानी आपको बताते हैं और आप उस कहानी को समझिएगा। एक साइंटिस्ट था, उसके माइंड में चल रहा था कि यार अभी तक हमने क्या देखा है कि आप सभी लोग 10th में फिजिक्स में पढ़े होंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी से हीट एनर्जी बनना, ये आपका क्या होता था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका उल्टा भी होता है, हीट से, ठीक है, टेम्परेचर में चेंजिंग से भी इलेक्ट्रिक बनाई जाती है, दोनों चीजें होती हैं। बात समझने की कोशिश करिएगा, ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट होता है। हमेशा साइंटिस्ट हमेशा यही सोचता है कि अगर हम वन साइड में रिएक्शन करा रहे हैं तो उसके रिवर्स में भी करा सकते हैं। उसकी बायनोमियल थिंकिंग होती है, बाय डायरेक्शनल थिंकिंग होती है, और यहां पर आप बात समझिएगा, वो यही कुछ करने की कोशिश कर रहा है। उसके माइंड में ये चल रहा है कि क्या हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं। उसने एक जनरल एक छोटा सा प्रैक्टिकल किया, और उस प्रैक्टिकल को समझिएगा। उस प्रैक्टिकल में साइंटिस्ट क्या करता है, वो एक कंटेनर लेता है,
आप सभी लोग इसको अच्छे से समझेंगे। वो एक क्या करता है, कंटेनर लेता है, कुछ इस तरह से रहा होगा, और उस कंटेनर में जो है कॉपर सल्फेट रखता है। जो जो वो साइंटिस्ट किया था, मैं आपको वही बात बता रहा हूं कि उस कंटेनर में जो है वो साइंटिस्ट क्या किया था, CuSO4, जिसे हम सभी लोग क्या कहते हैं, कॉपर सल्फेट कहा जाता है, ये लिया गया था। ठीक है, अगर हम सभी लोग कॉपर सल्फेट में देखें तो आप बोल सकते हैं Cu+2 और SO4-2 आयन होगा। मतलब कॉपर सल्फेट में क्या प्रेजेंट है, Cu+2, और मुझे पता है कि अगर कॉपर पर +2 चार्ज होता है तो उसका जो कलर होगा वो कैसा रहेगा, ब्लू कलर रहेगा। ठीक है, आप हमेशा याद रखेंगे कि जो कॉपर के लिए स्पेशली ये 3 कंडीशन हो सकते, एक तो न्यूट्रल हो सकता है, एक पे +1 हो सकता है, एक पे +2 हो सकता है। +2 आपका हमेशा कैसा रहेगा, ब्लू रहेगा, और बाकी आपका क्या रहेगा, कलरलेस रहेगा। कैसा रहेगा, कलरलेस रहेगा। लेकिन Cu+1 का एक एक्सेप्शन केस आपको बता रहा हूं, Cu2O, जो आपका रेड कलर का होता है। आप बात को समझिएगा, Cu+1 जो है एक एक्सेप्शन है जो रेड कलर का होता है, जिसे हम क्यूप्रस ऑक्साइड कहते हैं। आगे चल के मिलेगा। ये जानकारी आपको मैं छोटी सी थी जो आपको दे दिया, आप इसे भी कहीं पे लिख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर इसकी कोई जरूरत नहीं होगी। हाँ, थोड़ा सा आपको मैंने हिंट कर दिया कि भाई यहाँ पर Cu+2 प्रेजेंट है, इसलिए सॉल्यूशन कैसा रहेगा, नीला रहेगा, ब्लू रहेगा। ठीक है, उसने फिर क्या किया, उसमें जिंक की रॉड को डाल दिया। उसने क्या किया, जिंक की रॉड को डाला, ये आपके पास। तो कुल मिला के आप सभी लोग ऐसा बोल सकते हैं, कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन है, और इस सॉल्यूशन में उसने क्या किया है, ये है जिंक की रॉड है। ऐसे मैंने छोटा मोटा डिजाइन बना दिया है, आप इस डिजाइन पे बिल्कुल मत जाइएगा। ये जिंक की क्या है, रॉड है। तो कुल मिला के क्या कर रहा है वो साइंटिस्ट, जरा सोचिए। वो एक कंटेनर ले रहा है, उस कंटेनर में भी स्पेशल कैरेक्टर है। वो कैरेक्टर ये है कि यहां पर जो है ये कंटेनर सॉल्यूशन से किसी तरह का उसका अफेयर नहीं होगा, किसी तरह का कोई रिलेशन या रिएक्शंस नहीं होगा। दूसरी चीज, उस कंटेनर में उसने कॉपर सल्फेट लिया जो ब्लू कलर का था, जिंक की रॉड को उसको क्या किया, डिप किया, और डिप करने के बाद कुछ देर बाद वो देखता है, आफ्टर सम टाइम वो कुछ ऑब्जर्व करता है। अब वो क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करता है उसको वो नोट करता है। तो आप बोल सकते हैं, आफ्टर सम टाइम साइंटिस्ट ऑब्जर्व्ड सम फॉलोइंग थिंग्स। पहला तो हम एक काम करते हैं, इसके ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं कि इसने आखिरकार क्या क्या ऑब्जर्व किया था, और उस ऑब्जर्वेशन में क्या क्या चीजें उसने एक्सप्लेन किया था। क्या कोई रास्ता निकल रहा था जिससे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में बदल रही थी, तो उस ऑब्जर्वेशन को समझिए। तो उसने एक पहला ऑब्जर्वेशन ये किया, पहला जो उसने ऑब्जर्व किया वो ऐसा किया कि ये जो सॉल्यूशन है ये हीट अप हो गया। पहली बात उसने एक ऑब्जर्वेशन ये किया कि भाई जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा गर्म हो गया। अच्छा, वो इसको कैसे पता पाया होगा, तो आप बोल सकते बाय यूजिंग ऑफ थर्मोमीटर वी कैन मेजर टेम्परेचर, एंड आफ्टर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर ये देखा गया कि टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया है सॉल्यूशन का। यानी आप बोल सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो सॉल्यूशन का क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। अब ये क्यों बढ़ा हुआ है, आप बोल सकते हैं इसी टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्यूशन का हीट क्या हो गया, बढ़ गई है। बात समझ में, ये पहला ऑब्जर्व करता है। वैसे भी आप देखिए, किसी भी चीज को आप टच करके, हमेशा मेरी आदत होती है, आप कोई भी चीज आपके सामने रहे ना, या तो आप चख के बताओगे, टेस्ट करके बताओगे, खट्टी मीठी तीखी कड़वी कुछ भी है, नहीं तो आप सभी लोग उसको टच करते हैं, ठंडी है गर्म है। ये इंसान की फितरत होती है। वो साइंटिस्ट भी ऐसा किया था, जैसे टच किया वैसे तुरंत उसको क्या महसूस हुआ, हीट महसूस हुआ, गर्मी महसूस हुई। उसने एक थर्मामीटर डाल दिया, उससे उसने
प्रूव कर दिया कि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, सॉल्यूशन का कहीं ना कहीं टेम्परेचर बढ़ा है, मतलब सॉल्यूशन गर्म हो गया है। ये पहला ऑब्जर्वेशन था। वो जो जो ऑब्जर्वेशन कर रहा है, जो जो चीज ऑब्जर्व कर रहा है भाई, वो उसको नोट कर रहा है, और आप भी नोट करिए। दूसरी बात उसने क्या ऑब्जर्व किया था, आप उसको फोकस करिएगा। दूसरी बात इसने ये ऑब्जर्व किया था कि ये जो आपके पास सॉल्यूशन है, इसका कलर कैसा था, ब्लू। ये कलर धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है। तो यानी आप ऐसा कह सकते हैं जो ब्लू कलर है ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है, मतलब गायब हो रहा है। तो उसके माइंड में चल रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उसके माइंड में यही चल रहा है कि आखिरकार ब्लू कलर इसका गायब क्यों हो रहा है। तो जब उसकी वजह ढूंढा तो उसने कहा कि यार ब्लू कलर किसकी वजह से था, Cu+2, जो कहां पर था बताइए, सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में एक्वस सॉल्यूशन है। अब ये आपका ब्लू कलर गायब होने का मतलब क्या निकल रहा है, क्योंकि कलरलेस कौन होता है, कॉपर ही होता है, Cu। इसका मतलब जो Cu+2 है वो कहीं ना कहीं किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। जो Cu+2 है वो अपने आप को किस में कन्वर्ट कर ले रहा है, Cu में कन्वर्ट कर ले रहा है। किस में कन्वर्ट कर ले रहा है, Cu में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये कैसे कन्वर्ट हो रहा होगा, तो यहाँ पे +2 है, तो कहा गया कि भाई यहां पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक्सेप्ट किया है, तब जाके Cu में कन्वर्ट हुआ है। तो शायद आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहां पर एक टाइप का कैसा रिएक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो आप देखिए ब्लू कलर गायब हुआ, वो ऑब्जर्व किया, उसके बाद उसने एक्सप्लेन किया क्यों गायब हुआ। तो उसका ये एक्सप्लेनेशन आया कि यहां पर सॉल्यूशन का जो कॉपर आयन है वो रिड्यूस्ड हो जा रहा है और खुद को किस में कन्वर्ट कर ले रहा है, कॉपर में। और जब वो ऐसा कर रहा है तो उस सिचुएशन में नंबर ऑफ Cu+2 क्या हो रहा है, कम हो रहा है। नंबर ऑफ Cu+2 क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। और इससे क्या हो गया, जब Cu+2 की वजह से कलर कैसा ब्लू है, और वही जब कम हो जाएगा तो जो ब्लू कलर होगा वो धीरे धीरे कम होगा। इसी को मैंने लिख दिया कि ब्लू कलर इसका धीरे धीरे गायब हो रहा है। ये ऑब्जर्व करता है ये साइंटिस्ट। अब ये ऐसा कैसे किया, वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान देंगे, ये आप जरूर याद रखेंगे। तीसरी बात उसने ये ऑब्जर्व किया है कि ये जो रॉड मैंने लिया है इसका वेट कम हो रहा है। डिक्रीजिंग ऑफ वेट ऑफ जिंक रॉड, वो ऑब्जर्व ये करता है कि जो आपने जिंक की रॉड लिया है उसका वेट कम हो रहा है। अच्छा ये कैसे उसको पता चला, उसने शेप के बेस पर बताया। रॉड की जैसी साइज थी उस साइज में चेंजिंग देखा। कैसा था, जैसे उसने रॉड मान लीजिए कुछ इस तरह से यूज किया था, तो ये मान लीजिए रॉड है, तो उसके कुछ टाइम के बाद जब रॉड को निकालता है तो रॉड की जो साइज होती है वो कुछ ऐसी हो जाती है। मतलब आप ऐसा साइज देख के, उसका शेप देख के ही जो है बता सकते हैं कि जिंक की रॉड का वेट क्या हो गया है, कम हो गया है। अब इसके बारे में साइंटिस्ट परेशान हो गया कि आखिरकार ऐसा क्या हो जा रहा है कि जिंक की रॉड का वेट ही कम हो रहा है, जिंक के पार्टिकल गायब हो जा रहे हैं। तो कहां जा रहे थे, क्या कर रहे थे, उसके बारे में जब उसने बताया, कहा कि भाई यहाँ पे तो ये तो है जिंक ही, ये पूरा क्या है, जिंक ही। अब इनके पार्टिकल गायब हो रहे हैं तो एक ही जगह बचता है सॉल्यूशन में जाने का, और सॉल्यूशन में कोई भी चीज जाएगा तो आयन के फॉर्म में जाएगा। तो इनका डायरेक्ट ये मैटर था कि ये जो जिंक की रॉड थी, जो एक टाइप की क्या थी, सॉलिड थी, वो अपने आप को सॉल्यूशन में लेके चला जा रहा है। अब सॉल्यूशन में जाएगा तो किस फॉर्म में आएगा, आयन के। तो जिंक की रॉड किस में कन्वर्ट हो रही है, Zn+2 में। अब ये कैसा कन्वर्जन होगा, ये तब कन्वर्ट होगी जब 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, निकालेगा। मतलब कुल मिला के ये है कि यहां पर आप बोल सकते हैं बाय ऑक्सीडेशन रिएक्शन रेट, जो आपका वेट है रॉड का वो कम हो रहा है। बात समझ में, वेट क्या हो रहा है, रॉड का कम हो रहा है। तो ये इसका थर्ड ऑब्जर्वेशन मिला था, और आप सभी लोगों को ये चीज समझ में भी आ गया होगा कि आखिरकार हो क्या रहा है। बात समझ में।
अच्छा, एक लास्ट में ऑब्जर्वेशन इसका बता रहा हूं कि इसने लास्ट चीज क्या ऑब्जर्व किया था, ये मैं फोर्थ आपको बता रहा हूं। इसने ये देखा कि कुछ रेडिश ब्राउन पीपीटी को फॉर्म देखता है। ये जो नीचे है ना, यहां पे बॉटम पर आपको बता रहा हूं, ये बॉटम पर क्या करता है, कुछ प्रिसिपिटेट देखता है और उसका जब वो कलर देखा तो कैसा मिला, रेडिश ब्राउन मिला। तो साइंटिस्ट के माइंड में यार रेडिश ब्राउन यार किसकी वजह से होता है, कि भाई Zn+2 जा रहा है और सॉल्यूशन में अगर आप ध्यान से देखो तो कौन है, SO4-2 है, तो ये आपस में मिलके ZnSO4 हो जा रहे हैं, जो आपका क्या बन रहा है, पीपीटी बन रहा है। तो इसने ये चौथे ऑब्जर्वेशन को ऐसे एक्सप्लेन किया। मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब है साइंटिस्ट के मन में एक ख्याल आ रहा था, ये सोच रहा था कि हम केमिकल रिएक्शन से जो है या केमिकल एनर्जी से कैसे इलेक्ट्रिकल पाए। तो उसने एक प्रैक्टिकल किया, एक कंटेनर लिया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रखा, जिंक की रॉड को डिप किया। उसके कुछ समय के बाद वो कुछ चीज ऑब्जर्व करता है। जैसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या था उसका, सॉल्यूशन गर्म हो गया। ठीक है, अब इसका भी जवाब आप पा सकते हैं, भाई यहाँ रिडक्शन हो रहा है और ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये एक टाइप का रेडॉक्स रिएक्शन है। इसी रेडॉक्स रिएक्शन की वजह से हीट बनी है और हीट की वजह से सॉल्यूशन गर्म हो गया है। जवाब मिला। दूसरा इसने ऑब्जर्व ये किया कि जो सॉल्यूशन का नीला कलर था वो धीरे धीरे गायब हो रहा है। ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन इज डिसअपीयर। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों हो रहा था, तो उसके माइंड में आया कि यार ब्लू कलर तो होता है Cu+2 की वजह से। अगर ब्लू कलर गायब हो रहा है तो इसका मतलब Cu+2 गायब हो रहा है, तो Cu+2 गायब होने का मतलब है वो Cu में आना। ठीक है, तो ये ऐसा बाई रिडक्शन Cu+2 कन्वर्ट इनटू Cu, तो हम कह सकते हैं ड्यू टू रिडक्शन ब्लू कलर जो होगा वो कम हो गया, फेड होता चला गया, हल्का होता चला गया, यूं कहो तो गायब होता चला गया। ठीक है, फिर मैंने कहा डिक्रीजिंग ऑफ वेट ऑफ जिंक रॉड। मैंने आपसे कह दिया कि रॉड जो भी जिंक का यूज किया गया था उसका शेप देखा गया, साइज देखा गया, तो ये पाया गया चेंज है, उसमें कमी है, तो ऐसा देखा गया। तो उसने डायरेक्ट बोला भाई हम पहले जितने वेट का जिंक रॉड डाले थे अब वो नहीं है, वेट कम हो गया है। तो मन में यही आता है कि आखिरकार जिंक के पार्टिकल गए कहां, तो एक ही ऑप्शन था सॉल्यूशन। तो उसने डायरेक्ट बोला कि जिंक के पार्टिकल यहाँ सॉल्यूशन में जा रहे हैं, और दुनिया ये कहती है कि सॉल्यूशन में कोई भी चीज अगर है तो आयंस के फॉर्म में रहेंगे। स्पेशली आप ध्यान देंगे तो Zn+2 के फॉर्म में कैसे बदलेगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। और एक कॉन्सेप्ट और आया था, फोर्थ ऑब्जर्वेशन, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। तो आपको मैंने बता ही दिया कि भाई यहाँ पे Zn+2 भी सॉल्यूशन में है, SO4-2 भी कहाँ है, सॉल्यूशन में है। तो ये दोनों चीजें कहाँ पर हैं, सॉल्यूशन में है। तो सॉल्यूशन में ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं और कंबाइन होके क्या बना ले रहे, पीपीटी बना रहे हैं। आप सभी लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि अभी तक मैंने एक बात आपको लग गया कि हाँ यहाँ रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, एक रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और सबसे बड़ी बात बताइए, क्या मैंने बाहर से कुछ इसमें किया, नहीं। रॉड को कॉपर सल्फेट में डाले, सब कुछ अपने आप हो गया। और सब कुछ अपने आप होने का मतलब यहां पर जो रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, आप इस बात को याद रखेंगे, वो एक टाइप का स्पॉन्टेनियस क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है। तो आप बोलेंगे हियर स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन आर प्रेजेंट। बात समझ में। मेन मुद्दा जो था वो ये था कि जब इन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया तो उन्होंने कहा फाइनली डन हो गया, मुझे इलेक्ट्रिसिटी मिल गई। तो आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि अभी कहाँ मिली है, अभी तो यही रिएक्शन हो रहा है। तो उसने माइंड में एक बात फोकस किया, उसने कहा यार इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, तुम ये बताओ। तो कहे कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का वायर में चलना, तो यही तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है, फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। ये दुनिया को पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है, उनको भी पता था। कि अगर आप ध्यान से थोड़ा सा सोचिए तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन निकाला है और Cu+2 ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। जिंक ने इलेक्ट्रॉन निकाला है और Cu+2 ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। यानी यहां पर एक इलेक्ट्रॉन देने वाला है और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला है।
अब जरा सोचो कि इस कंटेनर में क्या हुआ, इसने जैसे दिया अगले ने वैसे ही ले लिया। तो जिंक ने जैसे 2 इलेक्ट्रॉन दिया और कॉपर ने वैसे ही क्या किया, Cu+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया। क्या आप समझाना चाहते हैं? क्या अब एक काम करो ना, ये जो डायरेक्ट लेन देन वाला काम हो रहा है इसी को इनडायरेक्टली करके देखो। इनडायरेक्टली करने का मतलब है कि आप इनको वायर जोड़ दो, वायर से। इधर जिंक है, ये इलेक्ट्रॉन देगा और इधर ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा। तो जरा देखो इलेक्ट्रॉन वायर में चला कि नहीं चला। और इलेक्ट्रॉन वायर में चला तो हम उससे क्या कहते हैं, करंट कहते कि नहीं कहते। और मैं पूछूं कि इलेक्ट्रॉन मिला कहां, तो आप कह सकते बाय रेडॉक्स रिएक्शन, बाय केमिकल रिएक्शन। हो गई ना बात। केमिकल रिएक्शन, केमिकल एनर्जी, वो केमिकल एनर्जी किस में आ गई, इलेक्ट्रिकल। मैं एक बार फिर से समझाना चाहता हूं कि आप देखो इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना ये करंट कहलाता है। यहां पे आप देखो जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिया, Cu+2 ने इलेक्ट्रॉन लिया, पर यहां पे जो लेन देन हुआ वो एक ही कंटेनर में हुआ। और एक कंटेनर मतलब जैसे ही इसने दिया वैसे इसने लिया, मतलब डायरेक्ट लेन देन हो गया। साइंटिस्ट ने यही कहा कि आप इसको इनडायरेक्टली करके देखो, रिजल्ट अच्छा आएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। उसने ये कहा कि अगर आप इसी चीज को जो है, इसी प्रोसेस को इनडायरेक्टली वायर के थ्रू करा दो, जिंक है इलेक्ट्रॉन देगा, Cu+2 इलेक्ट्रॉन लेगा, बट इस बार इलेक्ट्रॉन का लेन देन वायर के थ्रू होगा। और जब वायर के थ्रू होगा तो इलेक्ट्रॉन वायर में दौड़ेगा, चलेगा, और इलेक्ट्रॉन का वायर में चलना क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। तो इस तरह से ये जो हमने अभी तक आपको स्टोरी बताया है, अगर आपको ये चीज एकदम से क्लियर हो गई है तो आप सभी लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। मतलब हमको इसको एक कंटेनर में ना करा के अगर मैं यही 2 कंटेनर में कराऊं तो सीधा मुझे समझ में आएगा क्या भाई, रेडॉक्स रिएक्शन जो हो रहा है यहाँ पे स्पॉन्टेनियस वाला, उसमें केमिकल एनर्जी जो बन रही है हम उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल में। तो आइए हम 2 कंटेनर वाला सिस्टम को समझते हैं, और मैं आशा करता हूं ये चीज आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। मैं आपको जैसे बता रहा हूं आप अच्छे से पढ़ते जाइएगा। हाँ, अब आपको मैं जो चीज बताना चाह रहा हूं आप उसको भी अच्छे से समझिएगा। 1 मिनट। तो आपको मैं पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को समझाने चल रहा हूं। ये होता क्या है, ये सारी बातों को आपको कैसे समझना है, क्या क्या करना है, उन सारी चीजों को आप समझिएगा। याद रखिएगा कि यहां पे जिंक के साथ क्या हुआ है और कॉपर के साथ क्या हुआ है। मैं इन्हीं दोनों का सेटअप लेके सारी बात को समझाने चल रहा हूं, और आप इसको अच्छी तरीके से समझेंगे और आनंद उठाएंगे, और आपको सारी बात समझ में आएगी, ये आपसे मैं जरूर प्रॉमिस करूंगा। देखिए यहां पे हम जो बनाने चल रहे हैं, अपनी कॉपी में आप बनाना चालू कर दीजिएगा। दो कंटेनर का सेटअप होगा। राइट, ये पहला कंटेनर है। लाइन सीधी जाए टेढ़ी जाए इससे नहीं मतलब है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। लाइन पे बिल्कुल मत जाइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि लाइन सीधी ही रहे, पर फिर याद आता है अमिताभ बच्चन का वो डायलॉग, आप सभी लोग डायलॉग सुने भी होंगे, भाई साहब हम जहां खड़े होते हैं रास्ता वही शुरू होता है। 5 बार तो खींच चुके, अब जैसे भी बना है वो वैसे ही बना रहेगा। ये बड़ा हो गया क्या? थोड़ा आप सभी लोग जब आप बनाएंगे तो साइज वगैरह सेम कर दीजिएगा। जब भी अपने कॉपी में बनाएंगे तो साइज आप सेम कर देंगे, दिखने में भी अच्छा लगेगा और आपको भी तो अच्छा लगेगा ही। ये अंतिम बार है, चाहे इस बार बने या ना बने, राइट। तो ये कंटेनर फर्स्ट है और सेकंड है। पहले में इसने क्या किया है,
ये आपके पास ध्यान देंगे, पूरी की पूरी बात को मैं समझाने चल रहा हूं, समय लगेगा लेकिन आपको अच्छे से सारी बात समझ में आएगा। ये एक सॉल्यूशन लिया गया है, तो सॉल्यूशन फर्स्ट जो है जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। जिंक सल्फेट का क्या है? एक्वस सॉल्यूशन है। दूसरा कंटेनर में आप फिर से एक सॉल्यूशन लेंगे, हम सॉल्यूशन 2 बोल रहे हैं इसको, और ये आपके पास है CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन। अगर आप ध्यान से देखें, ZnSO4 हो या CuSO4 हो, ये इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल है, तो कुल मिला के आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल को आपने लिया हुआ है। ये भी क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल है। अब जरा समझिए, मैं आपसे पहले से बता दे रहा हूं कि यहां पर अभी क्या है, 2 कंडीशन बताऊंगा। एक मैं इनिशियल लेके चलता हूं, जैसे जैसे समझा रहा हूं वैसे आप समझिए, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। इनिशियल में देखोगे तो Zn+2 जो है और SO4-2 दोनों बराबर होंगे। यहां पर भी आप कहेंगे Cu+2 जो है और SO4-2 दोनों बराबर होंगे, और दोनों बराबर होने का मतलब है कि इनिशियली देखोगे बोथ आर न्यूट्रल, दोनों क्या है? न्यूट्रल है। आई बात समझ में? इनिशियली आप बोलेंगे सॉल्यूशन दोनों के दोनों कैसे हैं? न्यूट्रल है। तो आप इसको कहीं नोट डाउन करना चाहें तो आप कह सकते हैं सॉल्यूशन जो है, अगर हम इनिशियली देखेंगे, इनिशियल सिचुएशन में देखेंगे तो पूरा का पूरा क्या है? न्यूट्रल है। इसलिए क्योंकि आयंस जितने पॉजिटिव वाले हैं उतने ही क्या है? नेगेटिव वाले हैं। तो सॉल्यूशन मेरा कैसा है? न्यूट्रल है। ठीक है। अब हमने जो किया है उसे देखिए, इसमें मैंने क्या किया है? जिंक की रॉड को डाला है। जिंक सल्फेट को देखिए, जिंक सल्फेट वाले में आप जिंक की रॉड को डालेंगे। ये रॉड टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, अब जैसी भी बनी है, ये आपके पास किसकी रॉड है? जिंक की रॉड है। आपने क्या किया है? जिंक की रॉड को किस में डाला हुआ है? जिंक सल्फेट में डाला हुआ। और कॉपर की रॉड को जो है स्केल लेना पड़ेगा लगता है। देखो यहां पे ज्यादा है, खा पी ली है, मोटी हो गई। चलिए इस डिजाइन में ऐसे बना देते हैं। ये आपका क्या है? कॉपर रॉड है। समझ आया आपको? अब मैं इस कॉपर रॉड और जिंक रॉड के बारे में भी चर्चा कर लूं। तो जिंक की रॉड और कॉपर की रॉड अगर इनिशियल देखा जाए तो रॉड भी आपका क्या होगा? न्यूट्रल ही रहेगा। रॉड भी आपका क्या होगा? न्यूट्रल रहेगा। अब ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं उसको समझा दे रहा हूं। अगर आप इनिशियल कंडीशन में देखेंगे तो रॉड आपका एटम से ही बना हुआ है, तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो रॉड है, जैसे जिंक की रॉड है, तो पूरा का पूरा जिंक रॉड किससे बना हुआ है? जिंक एटम से बना हुआ है, और एटम हमारा क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ये दुनिया को पता है। तो जिंक की रॉड भी हमारी कैसी हो जाएगी? न्यूट्रल हो जाएगी। तो आप इनिशियल सिचुएशन जरूर समझिए। और वैसे ही आप बोल सकते हैं कॉपर की भी रॉड क्या है? कॉपर एटम से बना हुआ है, और जो कॉपर का एटम होता है या कोई भी एटम होगा वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। ये कहानी आपको इनिशियल समझानी है और समझनी भी है। ये ऐसा होता है। आई बात समझ में? अभी आपको याद हो तो मैंने कुछ देर पहले बोला था इनको वायर के थ्रू जोड़िए। तो आप एक काम करिएगा, इन दोनों को जो है वायर के थ्रू कनेक्ट कर दीजिए। और यहां पर आप देखो करंट को भी मेजर करने के लिए आप सभी लोग गैल्वेनोमीटर यूज कर लेंगे, जो करंट को क्या करेगा? मेजर करेगा। ठीक है। ये क्या करेगा? करंट को मेजर करेगा
कि कितने एम्पियर की करंट यहां पे क्या हो रही है, बन रही है। ठीक, ये पूरा सेटअप तैयार हो गया जैसा कि हमने ऑब्जर्वेशन में प्रॉमिस किया था कि हम 2 कंटेनर में कराएंगे। अब हम पूरी बात को समझा रहे हैं, यहां पर आप थोड़ा सा देखिएगा क्या होने वाला है। अब रिएक्शन जब होगा तो क्या क्या चीजें बदलेंगी, क्या क्या चीजें होने लगेंगी, आप उनको यहां पर समझेंगे। देखिए ये इनिशियल की बात है, और अगर हम ये कहें आफ्टर रिएक्शन की बात आप ध्यान देंगे तो इनिशियल ऐसा था। अब आप विचार करेंगे किस पे, बताइए, आफ्टर रिएक्शन या आफ्टर रेडॉक्स रिएक्शन। जब रेडॉक्स रिएक्शन हुआ तो रेडॉक्स मतलब रिडक्शन और क्या चीज, ऑक्सीडेशन, यही 2 चीज होगा। तो इनमें से आप पहले ध्यान देंगे किस रॉड पे, मान लीजिएगा हम जिंक रॉड पर देखें तो वहां पर अगर आपको याद हो तो मैंने एक बात बोला था ऑब्जर्वेशन में, ये जिंक की क्या है, रॉड है, किसमें कन्वर्ट हो रहा था, Zn+2 में, और वो कहां जा रहा था, सॉल्यूशन में। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा था, अब इनकी भी पोजीशन बता रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन रॉड पे छोड़ के जा रहा था। मतलब जो कहानी बन रही है वो ये बन रही है कि जो जिंक का एटम है वो इसमें आ रहा है, किसमें आ रहा है, Zn+2 इस सॉल्यूशन में आ रहा है, और Zn+2 यहां आया तो यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है छोड़ के आ रहा है। मतलब कुल मिला के ये जो मेरा रॉड है ना, ये रॉड आपका निगेटिव प्लेट हो गया, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये रॉड आपका कैसा हो गया, निगेटिव प्लेट हो गया। अब रॉड न्यूट्रल नहीं है, बात समझ में। और सॉल्यूशन पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अब सॉल्यूशन में देखिए तो Zn+2 पहले SO4-2 के बराबर था, लेकिन अब Zn+2 क्या हो गया, बढ़ गया है, और आप कह सकते हैं Zn+2 जो है SO4-2 से ज्यादा हो गया है, इसलिए सॉल्यूशन आपका कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो अगर हम जिंक रॉड पर देखेंगे तो 2 चीजें हो रही हैं, क्या, रॉड आपका निगेटिव हो जा रहा है। अब अगर ये पूछा जाए क्यों हो रहा है तो आप बोल सकते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वजह से निगेटिव हो रहा है, और जो सॉल्यूशन है ये पॉजिटिव हो जा रहा है। अब ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू Zn+2। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, और ये वाला रिएक्शन आपका कहलाता कौन सा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो हमने क्या चीज देखा, जिंक रॉड पे। और फाइनली आप बताइए धीरे धीरे इसका वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ये बात आप याद रखेंगे, जिंक रॉड पे ऐसा हो रहा है। तो जैसे मैंने जिंक पर देखा वैसे अब किस पर एनालिसिस करेंगे, कॉपर पे। तो कॉपर रॉड पर क्या होने वाला है, तो आप बताइए कॉपर रॉड पे जब इस पे ऑक्सीडेशन है तो जस्ट इसका उल्टा ही होगा, रिडक्शन होगा। और कॉपर रॉड पे होने क्या वाला है, तो अब आप बताइए कॉपर क्या करता था, Cu+2 कहां पे है, सॉल्यूशन में है। Cu+2 कहां पे प्रेजेंट है, और SO4-2 कहां प्रेजेंट है, सॉल्यूशन में। ये Cu+2 कहां जाएगा, रॉड पर जाएगा। और आप देखो वायर के थ्रू क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, क्योंकि रॉड पर इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स वायर के थ्रू आएंगे, और इन इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए Cu+2 कहां जाएगा, रॉड पे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन उसको कहां मिलेंगे, रॉड से मिलेंगे, और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर में। और कॉपर क्या है, Cu, रॉड है, और Cu रॉड है, इसका मतलब कॉपर यहीं चिपकना चालू कर देगा, ऐसे इसकी क्वांटिटी ऐसी बढ़ती चली जाएगी। तो आप यहां बोल सकते हैं कॉपर की जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी मतलब इसका आप ऐसा कह सकते हैं जो वेट होगा वो कहीं ना कहीं बढ़ता चला जाएगा। तो आप सभी लोगों को यह बात समझ में। और ये वाला रिएक्शन आपका क्या कहलाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। इस सिचुएशन में हो क्या गया वो देखिए। इस सिचुएशन में ये हो गया कि यहां पर जो सॉल्यूशन हमारा है, पहले Cu+2 और SO4-2 बराबर थे, लेकिन अब Cu+2 यहां चले गए, न्यूट्रल हो गए हैं, कॉपर में आ गए हैं। तो धीरे धीरे आप कह सकते हैं SO4-2 जो है
Cu+2 के कंपेयर में ज्यादा हो गया, और जब ज्यादा हो गया तो अब सॉल्यूशन हमारा कैसा हो गया, निगेटिव हो गया। सॉल्यूशन कैसा हो गया, निगेटिव हो गया। तो रॉड हमारी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इतनी बात समझ में। और ये रिएक्शन कौन सा है, रिडक्शन है। यानी यहां पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, रिडक्शन। अच्छा, प्रीवियस नॉलेज अगर आपके पास थोड़ी सी हो केमिस्ट्री में तो आपको जानकारी होगी कि ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होता है और रिडक्शन हमेशा कैथोड पर होता है। तो आप बोल सकते हैं कि यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। इसका मतलब है कि ये एक कैथोड जैसा काम कर रहा है। यानी ये जो प्लेट है, ये प्लेट आपकी कैसे काम कर रही है, कैथोड प्लेट जैसा काम कर रही है। और आप पहली बार ऐसा देख रहे होंगे कि कैथोड प्लेट पॉजिटिव है, इसलिए खास है। क्योंकि अक्सर आप सुने होंगे एनोड पॉजिटिव होता है, पर यहां पे इसलिए खास बन जाता है क्योंकि कैथोड की प्लेट जो है पॉजिटिव है। अब आप समझिए, कोई प्लेट पॉजिटिव चार्ज वाली होगी या निगेटिव चार्ज होती है, ये उसका ये नहीं कन्वेंशन है कि आप एनोड हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कैथोड हमेशा निगेटिव। नहीं, कोई प्लेट पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी वो डिसाइड करता है रिएक्शन। ऑक्सीडेशन अगर हुआ तो एनोड, ठीक है, और रिडक्शन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कैथोड। ऑक्सीडेशन की वजह से रॉड पर क्या आ रहा है, जरा ध्यान से देखिए। यहां पर आप बताइए, ये निगेटिव है तो ये ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ये कैसी प्लेट जैसा काम करेगी बताइए, एनोड प्लेट जैसा काम करेगी। तो ये जो भी चीजें आपको मैं बता रहा हूं, पूरी कहानी आप समझिएगा। इतनी बात समझ में आ गई, आ गया पूरा। अब हम जो जो चीज वहां पे लिखे हुए हैं ना, जैसे आप यहां पर क्या लिखे थे, रॉड हमारा कैसा हो गया भाई, पॉजिटिव। सॉल्यूशन कैसा हो गया, निगेटिव। अभी भी मैं बता रहा हूं नेट जीरो है रॉड और सॉल्यूशन। रॉड पे जितना पॉजिटिव है सॉल्यूशन पे उतना निगेटिव है, तो कुल मिला के जीरो ही है। बात समझ में, ये बात आप याद रखेंगे। तो फाइनली ये रिएक्शन के होने के बाद ऐसा मिलता है, या रिएक्शन होता रहता तो ऐसा मिलता है। अब यहां एक प्रॉब्लम आती है, मैं उस प्रॉब्लम को थोड़ा सा शेयर करता हूं। ये सॉल्यूशन आपका कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। ऐसे पॉजिटिव होता चला जाएगा, जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ता जाएगा ऐसे ये पॉजिटिव होता चला जाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, जब ये सॉल्यूशन पॉजिटिव होता जाएगा तो रॉड पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा? और जब खींचेगा तो कह सकते हैं जो सॉल्यूशन का चार्ज है ना, वो रॉड पे जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं उनको खींच रहा है। मतलब कुल मिला के इन इलेक्ट्रॉन्स को जो जाना चाहिए, उन इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या कर ले रहा है, अट्रैक्ट कर ले रहा है। अट्रैक्ट करने का मतलब है खींच लेगा, तो इलेक्ट्रॉन का जाना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन का जाना बंद हो जाएगा तो इसका मतलब हमको करंट मिलना बंद हो गया, रिएक्शन बंद हो गई। यही बात होगी। तो मतलब आप बोल सकते हैं सॉल्यूशन पे जो पॉजिटिव चार्ज है इस वाले पे वो इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं दे रहा है, इस वजह से कुछ समय बाद रिएक्शन बंद हो जाएगी, सेल काम करना बंद कर देगा, क्योंकि वो करंट नहीं देगा आपको। आप कहेंगे सेल खराब हो गया, डेड हो गया, डिस्चार्ज हो गया, ऐसा बोलते हैं। अभी मैं आपको बताता हूं, सॉल्यूशन पे यहां पे क्या आया बताइए, निगेटिव आया। यहां पर भी प्रॉब्लम आई। यहां पर सॉल्यूशन का जो निगेटिव है और यहां ऑलरेडी कौन आ रहा है, वहां से आता था कौन, इलेक्ट्रॉन निगेटिव वाला। इस निगेटिव और इस निगेटिव में क्या होना स्टार्ट हो गया, रिपल्सन। तो यहां देखिए अट्रैक्शन की वजह से जा नहीं पा रहे हैं और यहां रिपल्सन की वजह से आ नहीं पा रहे हैं, तो कुल मिला के रिएक्शन हो गया बंद। और जब रिएक्शन हो गया बंद तो यहां पर सेल काम करना भी कर दिया बंद, और सेल काम करना बंद कर दिया तो आप कहते हैं वो डिस्चार्ज हो गया। पर आप जरा सोचो कि क्यों काम करना बंद कर दिया। अगर आप इसमें इतनी एबिलिटी रखते हैं कि हम सोच सकते हैं कि सेल हमारा काम करना क्यों बंद कर दिया, तो आप यही कहेंगे सॉल्यूशन पे जो प्रेजेंट चार्ज हैं, इन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन की वजह से तो जा नहीं पा रहा है और रिपल्सन की वजह से आ नहीं पा रहा है। तो आप बोल सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम रिएक्शन विल बी स्टॉप्ड।
रिएक्शन क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। और रिएक्शन रुक जाएगी तो आप बोलेंगे कि वहां पर सेल काम करना बंद कर दिया। तो साइंटिस्ट कहा कि अगर हम ऐसा करें, ऐसा कुछ जुगाड़ लगाएं, अपनी तरफ से लगाएं कि सॉल्यूशन का चार्ज आपका हटा दें, मतलब खत्म कर दें। तो जब हटा देंगे, खत्म कर देंगे, तो इलेक्ट्रॉन को जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आने में कोई दिक्कत नहीं होगी, सेल काम करना चालू कर देगा। मतलब जो सेल की लाइफ है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ऐसा सोचने में कहा कि यार यहां तो पॉजिटिव है, यहां निगेटिव है, सॉल्यूशन के चार्जेस को हमको खत्म करना है। तो अब आप सभी लोग यहां पर ध्यान देंगे, एक लाइन ऐसा लिख सकते हैं, ड्यू टू चार्जेस ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम आउटगोइंग एंड इनकमिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी स्टॉप्ड। और ऐसा अगर हुआ तो सेल भी काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। बात समझ में। अब हम सेल की लाइफ को अगर बढ़ाना चाहते हैं कि सेल ज्यादा देर तक काम करे, बस आप एक काम करो, इन चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर दो। यानी आप बोल सकते हैं जो सॉल्यूशन के चार्जेस हैं वो चार्जेस क्या हो रहे हैं, बैरियर जैसा काम कर रहे हैं, और हम इन चार्जेस को क्या करना चाहते हैं, न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं। और इनको न्यूट्रल करने के लिए जो है कोई टेक्निक अपनाई जाए। तो इसके लिए एक टेक्निक अपनाई गई। ऐसा सबके मन में आता है यार इस पे पॉजिटिव है तो इसको निगेटिव से मिला दो, न्यूट्रल हो जाएगा। यहां निगेटिव है तो इसको पॉजिटिव से मिला दो तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो कहे कि एक ऐसा काम करो, एक ऐसा सॉल्यूशन लाओ और उस सॉल्यूशन में क्या हो, निगेटिव वाला इधर आ जाए, पॉजिटिव वाला इधर, मतलब उस सॉल्यूशन में पॉजिटिव निगेटिव दोनों रहे। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने एक यूज किया यू ट्यूब की, यू शेप में एक ट्यूब रहेगी। आप सभी लोग ध्यान देंगे, अब आप सभी लोग इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आप पढ़े बहुत होंगे लेकिन अब जो मैं बताने चल रहा हूं आप उसको देखिएगा। आप देखते होंगे आपके बुक में ऐसा बना हुआ है और इसका एक प्यारा सा नाम भी दिया गया है, साल्ट ब्रिज। क्या नाम दिया गया है, साल्ट ब्रिज। देखिए साइंटिस्ट कोई भी चीज एक्स्ट्रा नहीं लगाना चाहता, क्योंकि एक्स्ट्रा लगाएगा तो कीमत बढ़ेगी, महंगा होगा, और कम से कम चीजों में ज्यादा पाने की कोशिश होती है। यहां पे साल्ट ब्रिज लगाना उसकी एक मजबूरी है। ये एक टाइप का क्या है, साल्ट ब्रिज है। अब साल्ट ब्रिज का क्या काम होता है, यहां पर क्या रहेगा, जैसे मान लीजिए ए बी एक टाइप का क्या है। अब साल्ट ब्रिज के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, अभी आपको थोड़ा सा हिंट कर रहा हूं। साल्ट ब्रिज में रहेगा इनर्ट इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल। अब ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल होता क्या है, अगर आपसे ये मैं पूछूं कि व्हाट इज इनर्ट इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल, तो आपको सिंपल सा एक फंडा बताना है कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल का मतलब ये होता है, जैसे ए बी है, इनर्ट मतलब ये होगा जो इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल है इन दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल से रिएक्शन नहीं करेंगे, उनका काम जो है वही करेंगे, रिएक्शन नहीं करेंगे। अब जैसे ए बी है तो मान लो ए पर पॉजिटिव चार्ज है और बी पे निगेटिव चार्ज, सपोज कर लो ऐसा। अभी मैं आपको एग्जांपल भी बता दूंगा इनर्ट वाले कौन है। तो इनका काम केवल क्या होगा, जैसे ये निगेटिव वाला आपका इस तरफ आएगा और सॉल्यूशन के पॉजिटिव को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, और पॉजिटिव वाला इधर आएगा। कुल मिला के देखो तो केटायन का मूवमेंट कैथोड की तरफ होगा और एनायन का मूवमेंट जो है एनोड की तरफ होगा। केटायन मतलब पॉजिटिव वाला, एनायन मतलब निगेटिव वाला। ऐसा याद भी कर लो, ऐसा आप समझो कि केटायन मूव्स टुवर्ड्स कैथोड एंड एनायन मूव्स टुवर्ड्स एनोड। अब आप बताओ ये आपका इधर आ जाएगा तो इनके पॉजिटिव धीरे धीरे खत्म कर देगा, इनके निगेटिव को धीरे धीरे खत्म कर देगा, तो इलेक्ट्रॉन की आउटगोइंग और इनकमिंग क्या हो जाएगी, चालू हो जाएगी। और चालू हो जाएगी तो भैया आपको करंट भी मिलना चालू हो जाएगा और वो सेल आपका ज्यादा देर तक क्या करेगा, काम करेगा। तो आपसे अगर मैं पूछूं साल्ट ब्रिज का क्या रोल है, तो सिंपल सा एक रोल है कि विद द हेल्प ऑफ साल्ट ब्रिज जो सेल की लाइफ है वो बढ़ गई। साल्ट ब्रिज का एक ही रोल है, उसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल होगा और इन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल का काम केवल ये है सॉल्यूशन पे जो प्रेजेंट चार्ज हैं उनको डिस्चार्ज करना, उनको न्यूट्रल करना।
बात समझ में, उनको क्या करना, न्यूट्रल करना। केवल यही काम होता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल का। अभी मैंने आपसे कहा था एग्जाम्पल भी बताने का, मैं आपको बता दूं KNO3, KCN या NH4Cl या NaNO3, बहुत सारे मटेरियल, बहुत सारे साल्ट हो सकते हैं जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल होंगे। आप बस ध्यान से इतना समझिएगा और ऐसी बात आप माइंड में रख दीजिएगा भैया कि साल्ट ब्रिज में हम ऐसे ही इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल लाएंगे जो यहां पर सॉल्यूशन या रॉड से किसी तरह का कोई अफेयर उसका ना हो, कोई रिएक्शन ना हो। भाई बात समझ में? तो ये होता है आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरी की पूरी मैकेनिज्म किसका, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। आपको पूरा समझ में आ गया? ये और ये है एनोड और ये है कैथोड। एनोड कैथोड मिला तो पूरा बना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, मतलब एक सेल बना। तो अगर हम अकेले एनोड को कहेंगे तो हाफ सेल कहेंगे, और अकेले अगर कैथोड को कहेंगे तो उसको भी हाफ सेल कहेंगे। तो अब मैं जो जो चीज लिख रहा हूं आप उससे अच्छी तरीके से समझेंगे। इनको भी कुछ नाम से जाना जाता है, जैसे हम अगर यहां पर देखेंगे तो भाई इनको नाम दिया जाता है एनोड हाफ सेल, पहला नाम दिया जाता है, नाम भी आप याद रखेंगे, ये पहला नाम है। इनको नाम दिया जाता है कैथोड हाफ सेल, ये आप नाम जरूर याद रखेंगे, ये पहला इनका नाम है। अगर आप ध्यान से देखें तो एनोड की प्लेट कैसी है, यहां पे निगेटिव है, इसलिए आप इसको ये भी नाम दे सकते हैं निगेटिव प्लेट हाफ सेल, और इसे नाम दिया जा सकता है कौन सा, पॉजिटिव प्लेट हाफ सेल, ये नाम दिया जा सकता है। तीसरा देखिए यहां पे कौन सा रिएक्शन हो रहा था, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और इन्हें क्या नाम दिया जा सकता है, रिडक्शन हाफ सेल। और मैं एक बात बता दूं, एनोड वाला हमेशा लेफ्ट साइड रहेगा, इसलिए लेफ्ट हाफ सेल, और इन्हें हम क्या कह सकते हैं फोर्थ वाले में, राइट हाफ सेल। तो मैं आपसे फिर से एक बार चर्चा करने चल रहा हूं, थोड़ा सा समझिएगा। यह है एनोड और यह है कैथोड और यह है साल्ट ब्रिज। इन तीनों चीजों का मिक्सचर, इन तीनों का एक सेटअप ग्रुप एक सेल होता है। अगर ऐसे हम हाफ कर दें तो ये हाफ सेल होगा, मतलब दो हाफ सेल जब कंबाइंड होते हैं तो एक कंप्लीट सेल बनता है, जिनमें से एक एनोड हाफ सेल होगा जिसके और भी नाम हो सकते हैं, नेगेटिव प्लेट हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, लेफ्ट हैंड या लेफ्ट साइड हाफ सेल बोल सकते हैं। कैथोड हाफ सेल का भी नाम है पॉजिटिव प्लेट हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, राइट हाफ सेल। और इनको याद करने का तरीका भी है, देखो एल है भाई, LOAN हाफ सेल, ये ट्रिक अपनाइएगा। L फॉर लेफ्ट, O फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड, N फॉर निगेटिव। इनको याद करने का तरीका है RCRP हाफ सेल। CRPF आप सुने होंगे, R मीन्स राइट, C मीन्स कैथोड, रिडक्शन पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, तो आप सभी लोगों को आज की क्लास में पूरी की पूरी मैकेनिज्म समझाया हूं, क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। मैं आशा करता हूं कि आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल समझ में आ गया होगा, आपको ये भी रोल समझ में आ गया होगा साल्ट ब्रिज का, बात समझ में। तो ये पूरी कहानी आपकी क्या होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। अब आपको पूरा लग भी गया होगा कि भाई इन दोनों में, इनमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इनमें रिडक्शन। ऑक्सीडेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन वायर में दौड़ रहा है, यहां केमिकल रिएक्शन हो रहा है और यहां इलेक्ट्रिकल बन रहा है। हम इसी को क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। लाइफ को बढ़ाने के लिए साल्ट ब्रिज यूज किया है। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको साल्ट ब्रिज के बारे में बताऊंगा, कैसे बनाया जाता है, क्यों यूज किया गया वो जानकारी हो गई है, कैसे बनाया जाता है,
क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, क्या कैरेक्टर्स होनी चाहिए, अच्छे सॉल्ट ब्रिज में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उन सारी चीजों को डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और मैं आप सबसे बस इतना रिक्वेस्ट करूंगा भैया, आप सभी लोग चैनल को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लोगों में शेयर करिए, अपने साथी संगातियों में शेयर करिए, ताकि औरों को भी इसका फायदा मिल सके, क्योंकि दूसरों को खुशी देना ये सबसे बड़ी खुशी होती है। मैं हर दिन एक बात बताता हूं कि अगर आप दूसरों की हेल्प करेंगे, दूसरों की खुशी चाहेंगे, तो आपकी खुशी में कभी कमी नहीं आएगी और लोग हमेशा आपकी हेल्प करने में जरूर तत्पर रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।